अभी तक तो हम लोग लीनियर एक्सपेंशन यानी कि एक डायमेंशन में बॉडी में जो चेंज हो रहा है वो देख रहे थे। हम लोगों ने एक लीनियर रॉड ही अज्यूम किया था ना कि रॉड है, उसका लेंथ कैसे इंक्रीज कर रहा है। लेकिन मान लो आपको कोई एक आर्बिट्ररी शेप का 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल बॉडी दे रखा है। अब इस बॉडी में कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले लीजिए तो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ एक लाइन तो हमेशा बन सकता है। दुनिया में कोई भी 2 पॉइंट्स हो, उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अब इस बॉडी को जो बिल्कुल आलू टमाटर शेप का लग रहा है, इसको जब आपने हीट किया तो क्या होगा, ये वाला जो लाइन है उसका लेंथ इंक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा, करना ही है। यानी कि इससे हमें एक बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ मालूम चल रहा है कि कोई भी बॉडी हो, उसको जब हम लोग हीट करते हैं तो उस बॉडी में कोई भी 2 पॉइंट्स हो, हीट करने के बाद उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। अगर वो वैसा बॉडी है जिसका अल्फा ग्रेटर देन 0 है, तो किसी भी बॉडी में 2 पार्टिकल्स आपने लिया, 2 मॉलिक्यूल्स लिया, 2 पॉइंट्स लिया, हीट करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा। क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं तो इनिशियल लेंथ अगर उसका मान लीजिए कि L0 था, तो हीट करने के बाद लेंथ हो जाएगा L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होना ही है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अब ये आंख जैसा बन गया है, लेकिन ये आदमी का आंख नहीं है, 2 पॉइंट है। ये एक लेंथ है, आप दूसरा लेंथ इधर भी ले सकते हैं, तो ये लेंथ भी इंक्रीज करेगा, ये वाला लेंथ भी इंक्रीज करेगा। तो अगर आप इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन लीजिएगा तो एरिया भी इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर हमें एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, प्लेनर बॉडी दे दिया जाए, तो प्लेनर बॉडी का एरिया जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। अभी तक तो हम लोग ये देख रहे थे कि लेंथ इंक्रीज करता है, कैसे, L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इस रेशियो में। लेकिन अगर हमें कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या बॉडी दे दिया जाए तो उस 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एरिया भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर हमें कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। अब वो किस रेशियो में इंक्रीज करेगा, उस रेशियो का अल्फा पे क्या डिपेंडेंस होगा, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो मान लीजिए कि कोई 2 डायमेंशनल प्लेनर बॉडी आपको दे रखा है, आपने उस बॉडी पे ये एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, एक दूसरा स्ट्रेट लाइन बना दिया किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन में। जरूरी नहीं है कि दोनों स्ट्रेट लाइंस 90 डिग्री पे हो, आप किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 2 लाइन बना दे रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मान लो कि इस लाइन का इनिशियल लेंथ L था और डेल्टा टी टेम्परेचर से इस बॉडी को आप हीट कर रहे हैं, या डेल्टा टी क्यों, सीधे टी लिखते हैं ना, डेल्टा वेल्टा के चक्कर में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। T डिग्री टेम्परेचर से आपने इस बॉडी को हीट किया है, तो इधर वाले लाइन का लेंथ कितना इंक्रीज कर जाएगा, L इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डा टी। अब इसका इनिशियल लेंथ मान लेते हैं कि W है, तो इसका लेंथ इंक्रीज करके कितना हो जाएगा। क्या इसका भी लेंथ अल्फा के रेशियो में ही बढ़ेगा? क्या ये जरूरी है? क्या दुनिया के हर सब्सटेंस के लिए जरूरी है? क्या नहीं जरूरी है। एक केस में लेकिन जरूरी है। अगर ये सब्सटेंस ऐसा है जिस सब्सटेंस में अल्फा वाली प्रॉपर्टी या और भी कोई प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं आइसोट्रोपिक सब्सटेंस। तो अगर ये सब्सटेंस आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हो, आइसो का मतलब होता है इक्वल, ट्रॉपिक का मतलब हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होगा ना, तो उसी तरह से लाइन, यानी कि हर लाइन के अलोंग जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। यानी कि आप ये लाइन लीजिए, ये लाइन लीजिए, ये लाइन लीजिए, ये लाइन लीजिए, हर लाइन के अलोंग अल्फा जो है लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो सेम है। तो अगर ये सब्सटेंस आइसोट्रोपिक है तो आप कह सकते हैं कि अच्छा भैया, इधर तुम्हारा L इंटू 1 प्लस अल्फा टी हुआ, इधर का इनिशियल लेंथ अगर W था तो ये हो जाएगा W इंटू 1 प्लस अल्फा टी। बिल्कुल कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? अगर ये बॉडी आइसोट्रोपिक है तो। अगर वो बॉडी आइसोट्रोपिक नहीं होगी तो आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपके लेवल पे आपको आइसोट्रोपिक के अलावा कोई बॉडी जनरली नहीं मिलनी चाहिए। और हम लोग ये अज्यूम भी कर लेते हैं, कोई बॉडी आपको अगर दिया हुआ है तो आप धड़ल्ले से अज्यूम कर लीजिए कि वो बॉडी आइसोट्रोपिक है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में खुलकर नहीं लिख दे कि नहीं नहीं ये तो आइसोट्रोपिक नहीं है, इस डायरेक्शन में
उसका अल्फ़ा कुछ और है, इस डायरेक्शन में अल्फ़ा कुछ और है, जब तक वो नहीं लिखे और आपके लेवल पे मोस्ट प्रोबेबली नहीं लिखेगा तो आप मान कर चलिए कि जो बॉडी है वो आइसोट्रोपिक है। तो हम लोग जनरली ये अज्यूम करेंगे कि बॉडी जो है, सब्सटेंस जो है वो आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या हो गया? अ सब्सटेंस विच हैज सेम प्रॉपर्टीज अलोंग ऑल डायरेक्शंस। इसको आप लिख लेना। तो मान लीजिए कि एक आइसोट्रोपिक सब्सटेंस है, प्लेनर बॉडी है और वो रेक्टेंगुलर शेप में है। उसका इनिशियल लेंथ है L0, विड्थ है उसका W0। अब आपने इसको हीट किया कितने टेम्परेचर से? T टेम्परेचर से। तो जब इस बॉडी को हीट किया तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इसका लेंथ भी इंक्रीज करेगा और विड्थ भी इंक्रीज करेगा ही। किस प्रोपोर्शन या किस रेशियो में करेगा? सेम रेशियो में करेगा, क्योंकि ये आइसोट्रोपिक सब्सटेंस है, दोनों डायरेक्शन के अलोंग अल्फा की वैल्यू सेम है। तो इंक्रीज करने के बाद इसका लेंथ हो जाएगा L0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, विड्थ हो जाएगा W0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। इनिशियल एरिया जो A0 है वो क्या हो जाएगा? L0 इंटू W0। फाइनल एरिया AT क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा L0 W0, मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 प्लस अल्फा टी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक अजम्पशन ले सकते हैं, 1 प्लस अल्फा टी होल स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी। अब हम लोग जानते हैं कि जो अल्फा टी है वो बहुत ही छोटा नंबर है, तो ये जो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर है ना, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग ज़ीरो मान सकते हैं। ये अजम्पशन चलता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था पूरे चैप्टर में ये अजम्पशन हम लोग ले सकते हैं कि अल्फा इंटू डेल्टा टी इज़ मच मच लेस देन 1। अगर नहीं ले सकते हैं तो क्वेश्चन में आपको लिख करके दे देगा, लेकिन जनरली ये अजम्पशन इस पूरे चैप्टर में चलता है। तो आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू L0 W0 इंटू 1 प्लस 2 अल्फा टी। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि जो एरिया इंक्रीज हुआ वो किस रेशियो में इंक्रीज हो गया? 2 अल्फा के रेशियो में हो गया। यानी कि अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन कुछ डिफाइन करें, बीटा उसका नाम दे दें, तो बीटा क्या हो जाएगा? वो 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा। यानी कि कोई प्लेनर सॉलिड, 2 डायमेंशनल सॉलिड, उसका अगर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है तो कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन बीटा हो जाएगा, वेयर बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा हो गया। और ध्यान रखिए ये तभी होगा जब वो सब्सटेंस, वो बॉडी आइसोट्रोपिक हो। आइसोट्रोपिक हुआ तभी तो हमने इस डायमेंशन में भी अल्फा लिया, यहाँ भी अल्फा लिया। अब अगर हम लोग एक 3 डायमेंशनल बॉडी ले लें तो क्या हो जाएगा? उसमें एक और डायमेंशन आ जाएगा, L W के साथ साथ H भी आ जाएगा, हाइट भी आ जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। वॉल्यूम इनिशियल क्या हो जाएगा? L0 W0 इंटू H0 हो जाएगा। फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L0 W0 इंटू H0, यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। उसको जब एक्सपैंड करिएगा तो 1 प्लस 3 अल्फा टी हो जाएगा। बाकी टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है, जिसको हम लोग गामा से लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा 3 अल्फा के बराबर। बीटा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, वो हो जाएगा 2 अल्फा के बराबर। और अल्फा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये 3 रेशियो याद कर लीजिए या समझ लीजिए, बहुत सिंपल है कि जो लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है वो अल्फा होगा, एरिया एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट 2 अल्फा होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट गामा होगा जो 3 अल्फा के बराबर होगा। अब ये सब तो हमने एक सॉलिड के लिए लिखा है, क्या सेम थ्योरी हम लोग एक लिक्विड या एक गैस के लिए बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक लोचा है। लोचा ये है कि लिक्विड का तो कोई डेफिनिट शेप होता नहीं है, गैस का भी कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है। तो लिक्विड और गैस के केस में जनरली हम लोग लीनियर एक्सपेंशन या एरिया एक्सपेंशन की बात नहीं करते हैं। फ्लूइड के केस में, यानी कि लिक्विड हो या गैस हो, उसके केस में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा की बात करते हैं। और ये गामा क्या हो जाएगा? सिंपल रेशियो ऐसे लिखिए, 1/v इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यही हुआ ना, गामा क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये जो फॉर्मूला है ना, गामा इज इक्वल टू 1/v इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये हर लिक्विड या हर गैस के लिए वैलिड होता है। लिक्विड या गैस के केस में हम लोग जनरली लीनियर एक्सपेंशन या एरिया एक्सपेंशन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपको मैंने एक गैस दे दिया तो गैस में आप लाइन कैसे बनाइएगा? नहीं बना सकते हैं ना। और ये जो गामा होता है ना लिक्विड वाले केस में, उसका मैग्नीट्यूड इन जनरल सॉलिड के गामा से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होगा? बहुत सिंपल उसका रीज़न है, क्योंकि लिक्विड हो या गैस हो, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम होता है, उनमें आपस में अट्रैक्शन वगैरह कम होता है। तो थोड़े से डेल्टा टी के लिए ये लोग ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता है।
लिक्विड या गैस जो है ना वो थोड़े से डेल्टा टी में ज़्यादा एक्सपैंड करता है। अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड से एक लिक्विड को हीट किया और एक सॉलिड को हीट किया, सॉलिड हो सकता है कि बस 0.0001% अपना वॉल्यूम इंक्रीज करें, लेकिन लिक्विड हो सकता है कि 1% वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि गामा ऑफ अ लिक्विड ये जो है वो करीब 10 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा हो सकता है गामा ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, उसी तरह गामा ऑफ गैस लेंगे वो तो और ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें आप एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि कोई भी आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस हो उसको जब हम लोग हीट करते हैं ना तो उसका जो 2 डायमेंशनल शेप हो या 3 डायमेंशनल शेप हो वो शेप चेंज नहीं होता है। यानी कि किसी बॉडी को आप हीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसका फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपका फोटोग्राफ है रेक्टेंगुलर शेप का, मान लीजिए कि आपका चेहरा रेक्टेंगुलर है, आप हैं कोई रोमन ग्रीको टाइप के आदमी, आप इसको इनलार्ज कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका चेहरा रेक्टेंगुलर से ओवल तो नहीं हो जाएगा, आप रेक्टेंगुलर से सर्कुलर तो नहीं बन जाइएगा, आप रेक्टेंगुलर हैं तो रेक्टेंगुलर ही रहिएगा। बस ये होगा कि आपके चेहरे का साइज बढ़ेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी थर्मल एक्सपेंशन के कारण बॉडी के साइज वगैरह में चेंज होता है ना, तो साइज ही चेंज होता है, वो फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट की तरह चेंज होता है, उसका शेप चेंज नहीं होता है। यानी कि इस बॉडी में अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन मान लो बना रखा है, ठीक है, तो हीट करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कर्व्ड हो जाएगा, या ये जो बॉडी अभी रेक्टेंगुलर है हीट करने के बाद ट्रायंगुलर हो जाए, या हीट करने के बाद स्क्वायर हो जाए, ये कभी नहीं होगा। बॉडी का शेप चेंज नहीं करता है, ये बेसिक फंडा हमेशा याद रखना। और किसी भी बॉडी में अगर आपने 2 पॉइंट ले लिए हैं तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करता है, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ये भी ध्यान में रखना। अगर आप बॉडी को हीट कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन उस बॉडी में कोई भी 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट्स होगा, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर बुक में जनरली रहता ही है कि अ फ्लैट यानी कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर रिंग हैज एन इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। इफ द रिंग इज नाउ हीटेड सच दैट इट अंडरगोज आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन डज द एरिया ऑफ द होल इन द मिडिल इंक्रीज और डिक्रीज। ये जो होल है बीच में, इसका एरिया इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। आप 2 पॉइंट्स ले लो, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट्स या ये दोनों मॉलिक्यूल्स उसी सब्सटेंस पे हैं, हीट करने पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर है एक पॉइंट यहाँ पर है, तो ये वाला डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ये डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इस होल का जो रेडियस है ना, स्मॉल r या कुछ भी लिखिए, ये रेडियस इंक्रीज करेगा। होल का रेडियस इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली इस होल का एरिया भी इंक्रीज करेगा। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर लेकिन ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी तो डिस्टेंस इंक्रीज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल इंक्रीज करना चाहिए, तो क्यों ना हो कि ये पॉइंट इधर की तरफ आ जाए और ये पॉइंट इधर की तरफ चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट भी अगर इधर आ जाएगा, इधर वाला पॉइंट भी मान लो इधर आ गया, तो क्या हो गया, ये पॉइंट, देखो कौन से पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो डिक्रीज कर गया ना। तो बॉडी को अपना साइज ऐसे बढ़ाना है कि जितने भी उसके पॉइंट्स हैं ना, सबके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करें। सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि बेटा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तुम दोनों आपस में अपना डिस्टेंस इंक्रीज कर लो, नहीं। अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए अंदर आएगा, ये भी अंदर आएगा, तो इस रेडियस, ब्लू वाले रेडियस पे जितने पॉइंट्स हैं सब तो आपस में सिकुड़ते जाएंगे ना, आपस में क्लोज आते जाएंगे, वो पॉसिबल है नहीं। तो बेसिकली होगा क्या, देखो होगा ये कि ये वाला पॉइंट ये भी बाहर की तरफ एक्सपैंड करेगा, ये वाला पॉइंट ये भी बाहर की तरफ एक्सपैंड करेगा, लेकिन जो बाहर वाला ब्लैक सर्कल है ना, उसका रेडियस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी लीनियर एक्सपेंशन होता है वो इनिशियल ओरिजिनल पे डिपेंड करता है। मान लो बाहर वाले रेडियस का इनिशियल रेडियस है r0, तो वो एक्सपैंड करके हो जाएगा r0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ये जो अंदर वाला रेडियस है ब्लू वाला, वो कम है तो वो भी एक्सपैंड करेगा लेकिन कम एक्सपैंड करेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा। तो अल्टीमेटली होगा ये कि ये जो बॉडी है अपने शेप को बरकरार रखेगा, ये भी इंक्रीज कर जाएगा, ये भी इंक्रीज कर जाएगा, और ये जो होल है उसका भी एरिया इंक्रीज कर जाएगा।
इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है। मान लो एक ऐसा सर्कुलर डिस्क आपको दे रखा है, उस डिस्क पे आपने ये एक लाइन बना दिया है, एक कॉर्ड बना दिया है। ये कॉर्ड कितने डिस्टेंस पे है? मान लेते हैं कि ये कॉर्ड का डिस्टेंस यहाँ से है h, और ये जो कॉर्ड है वो एंगुलर पोजीशन थीटा पे है, यानी कि ये वाला एंगल है थीटा, और इस कॉर्ड का लेंथ है l और ये रेडियस है r। एक सर्कुलर डिस्क है, उसका रेडियस है r। सर्कुलर डिस्क पे हमने एक कॉर्ड बनाया है लेंथ कैपिटल L का, जो सेंटर से h परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। अब आपने इस बॉडी को हीट कर दिया है, गर्म करो भाई, इसको टेम्परेचर T से आपने हीट कर दिया। तो अब बताओ तो क्या क्या इंक्रीज करेगा? क्या रेडियस इंक्रीज करेगा? बिल्कुल रेडियस इंक्रीज करेगा। ये तो लग ही रहा है ना, जैसे जैसे आप इस बॉडी को हीट करेंगे ये बॉडी अपना साइज इंक्रीज करेगा। क्या ये h इंक्रीज करेगा? बिल्कुल ये h भी इंक्रीज करेगा। ये समझ लो, ये जो h है ना, ये वाला डिस्टेंस ये इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि इस प्लेनर बॉडी पे आप दो पॉइंट्स लीजिए, एक सेंटर और एक ये। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो इंक्रीज करना है, तो ऑब्वियसली h भी इंक्रीज करेगा। अब क्या ये L इंक्रीज करेगा? बिल्कुल ये भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी इंक्रीज करना है, तो L भी इंक्रीज कर जाएगा। क्या थीटा इंक्रीज करेगा? ये बहुत अच्छा टेक्निकल पॉइंट हो गया। सब कुछ इंक्रीज कर रहा है, तो क्या ये थीटा इंक्रीज करेगा? नहीं नहीं नहीं, थीटा इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने बताया कि आप हीट करिए बॉडी को, उससे बॉडी का शेप चेंज नहीं होता है, साइज चेंज होता है। इस बॉडी को हीट करेंगे तो ये जो थीटा एंगल है ना वो थीटा ही रहेगा। ये R इंक्रीज कर जाएगा, H इंक्रीज कर जाएगा, L इंक्रीज कर जाएगा, और ये सब ऐसे रेशियो में इंक्रीज करेगा कि थीटा जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जितना पहले था उतना ही अभी है। अब सोचिए कि ये क्यों नहीं इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। आप बॉडी को हीट कर रहे हैं, तो ये जो बॉडी है ये अभी सर्कल है, ठीक है, डिस्क है, तो हीट करने के बाद भी तो ये सर्कल ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि ये सर्कल जो है वो ट्रायंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो बॉडी को आपने अगर हीट कर दिया तो क्या होगा? एक बड़ा सा सर्कल बन जाएगा। लो बेटा बना देते हैं। मान लीजिए कि हीट करने पे एक बड़ा सा सर्कल बन गया। अब इस बड़े से सर्कल के सेंटर पे अगर आप एंगल बनाते हैं तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 360 ही रहेगा, 2π ही रहेगा ना। आप छोटा सर्कल लीजिए या बड़ा सर्कल लीजिए, ये टोटल एंगल तो 2π ही रहेगा। इसमें भी 2π एंगल है, इसमें भी टोटल एंगल 2π है। तो अगर आप जिद पे उतर जाते हैं कि नहीं सर ये वाला थीटा एंगल तो बढ़ना चाहिए, तो हाइपोथेटिकली तो ये हो सकता है कि मैं इस बॉडी को इतना हीट कर दूं, इतना हीट कर दूं, इतना हीट कर दूं कि ये थीटा एंगल बढ़ते 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 π/2 हो जाए। तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये जो लाइन यहाँ पर है वो यहाँ आ जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। लाइन अगर डायमीटर बन गया तो h आपका 0 हो गया। तो ये सब तो हो नहीं सकता ना, तो आपने तो पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरह के बॉडी को आप हीट कर रहे हैं तो ये एंगल थीटा कॉन्स्टेंट रहेगा। मैं इसका मैथमेटिकल रीजन भी देता हूँ आपको। आप इस ट्राइंगल से देख सकते हैं कि L को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, L = 2 टाइम्स R साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो H है टेम्परेचर T से इंक्रीज करने के बाद क्या हो जाएगा? HT जो हो जाएगा वो हो जाएगा H × 1 + अल्फा × T हो जाएगा। अब ये जो R है वो इंक्रीज करके क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा, R × 1 + अल्फा T। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये तो होगा ही। आपने T टेम्परेचर से बॉडी को हीट कर दिया, इनिशियल लेंथ है H, तो ये हीट करने के बाद हो जाएगा 1 + अल्फा T × H, ये हो जाएगा। इनिशियल रेडियस है R, तो फाइनल रेडियस हो जाएगा R × 1 + अल्फा T हो जाएगा। इनिशियल लेंथ है L, ये इनिशियल लेंथ है L, तो ये लेंथ हीट करने के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा LT, दिस इज इक्वल टू L × 1 + अल्फा T हो जाएगा। HT ये हो गया, RT ये हो गया, LT ये हो गया। अब मान लीजिए कि हीट करने के बाद आप जिद पे उतरते हैं कि नहीं थीटा भाई कांस्टेंट नहीं रहता है, थीटा इंक्रीज करके थीटा 1 हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में भी आप ये तो लिख ही सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि LT जो होगा दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स RT × साइन थीटा 1। अगर थीटा चेंज करता है तो अल्टीमेटली वो चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर आप जिद पे उतर जाते हैं कि नहीं इस थीटा को आप चेंज करके थीटा 1 करिए, तो क्या हो जाएगा? LT = 2 टाइम्स RT × साइन थीटा 1। अब आप देखिए LT यहाँ पर है, RT यहाँ पर है। इन दोनों रिलेशन का यूज़ करके जब आप LT/2 RT करिएगा तो वो क्या आ जाएगा? वो आपको L/2R के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये 1 + अल्फा T, ये 1 + अल्फा T कैंसिल हो जाएगा। तो LT/2 RT किसके बराबर हो जाएगा? L/2R के बराबर हो जाएगा, यानी कि L/2R
दिस इज इक्वल टू LT/2RT। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा 1 हो गया, यानी कि थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 हो गया। तो आप इसको किसी भी तरीके से समझिए, आप इसमें चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा दीजिए कि इसका लेंथ क्या होगा, कुछ भी कर लीजिए, ये थीटा को कांस्टेंट रहना ही होगा। हाँ, L चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा, H इंक्रीज करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, R इंक्रीज करेगा, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क, सब इंक्रीज करेगा, लेकिन शेप तो चेंज नहीं करेगा, इसलिए ये वाला थीटा एंगल कांस्टेंट रहेगा। अब हमने बता दिया कि कोई भी बॉडी हो उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन बीटा हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा हो जाता है। अब बॉडी का अगर लेंथ या वॉल्यूम चेंज करें तो उससे बॉडी के कौन कौन से पैरामीटर्स चेंज होंगे। अगर वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो सबसे पहले क्या चेंज करेगा, डेंसिटी चेंज करेगा। डेंसिटी हम लोग जानते हैं क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये होता है। तो मान लीजिए कि कोई बॉडी है, उसका इनिशियल वॉल्यूम है V0, मास तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो कांस्टेंट है ना, बॉडी को हीट करने से उसका मास इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा। तो इनिशियल डेंसिटी क्या हो जाएगा, ρ0। तो इनिशियल डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं ρ0 इज इक्वल टू m/V0। अब अगर बॉडी को आपने हीट कर दिया है या टेम्परेचर चेंज किया है T डिग्री सेंटीग्रेड से, तो VT क्या हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग, वो हो जाएगा V0 इंटू 1 प्लस गामा T, यानी कि डेंसिटी एट टेम्परेचर T वो क्या हो जाएगा, m/VT। VT के बदले लिख दीजिए V0 इंटू 1 प्लस गामा T, यानी कि ρT क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ρ0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा T। तो इस रिलेशन को भी ध्यान में रखना कि हीट करने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। ऑब्वियसली जब वॉल्यूम बढ़ेगा, मास कांस्टेंट है तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा, तो ρT इज इक्वल टू ρ0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा T हो जाएगा। अब जनरली हर लिक्विड या हर सब्सटेंस का वॉल्यूम तो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ इंक्रीज करता है, लेकिन वाटर के केस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इंटरवल में एनॉमलस कुछ बिहेवियर होता है। आप लोगों ने क्लास 9-10 में देखा ही होगा। वाटर को जब आप हीट करना स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वाटर जो है वो एक्सपैंड करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखिए उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ग्राफ ये है, इस पोर्शन को हमने ब्लो अप कर दिया है, बड़ा कर दिया है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस रीजन में देखिए 0 से लेकर के 4 डिग्री के बीच में जनरली बॉडीज एक्सपैंड करेंगी, हीट करने से एक्सपैंड करेंगी, लेकिन वाटर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे वाटर का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन 0 से 4 के बीच में वाटर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो वाटर का डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का जब ग्राफ बनाइएगा तो वो इस तरह का कुछ बनेगा, यानी कि वाटर की डेंसिटी पीक होती है, मैक्सिमम होती है किस टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इसका रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, एक्वेटिक लाइफ में बहुत भयंकर यूज है। लेक्स जो होते हैं वो ऊपर में फ्रोजन हो जाता है, लेकिन नीचे में जो वाटर रहता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है, क्योंकि वो डेंसर होता है, नीचे चला जाता है। और नीचे में जो एक्वेटिक लाइफ है, वो फिशेज हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो आराम से बिना फ्रीज किए हुए रह सकते हैं। तो इस फिनोमेना का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। अब हम लोग इस टॉपिक पर बेस्ड एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर जेईई मेन का क्वेश्चन है, 2019 मेन का। 2 rods A and B of identical dimensions are at temperature 30 degree centigrade. If A is heated up to 180 degree centigrade and B up to T degree centigrade, then new lengths are the same if the ratio of coefficients of linear expansion of A and B is 4:3, then the value of T is। इनिशियल लेंथ दोनों का सेम है, यानी कि इसका भी L0 है, इसका भी L0 है, और दोनों का फाइनल लेंथ भी सेम है, यानी कि दोनों का डेल्टा L भी सेम है। अब डेल्टा L किस पे डिपेंड करता है, हम लोग जानते हैं डेल्टा L जो होता है वो हो जाता है इनिशियल लेंथ L0 इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो दोनों बॉडीज के लिए हम लोग लिख सकते हैं, पहले बॉडी का अगर अल्फा A है तो चेंज इन टेम्परेचर इस बॉडी का क्या हो जाएगा, ये पहले था 30 डिग्री पे, हीट करके हो गया 180 पे, यानी कि डेल्टा T इसका हो गया 150। दूसरे बॉडी का अल्फा B हम लोग लिख देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इनटू हमें फाइंड करना है कितने तक हीट किया। मान लेते हैं कि उसको T टेम्परेचर तक हीट किया, तो T हो गया फाइनल टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अल्फा A और अल्फा B का रेशियो दे रखा है 4:3, तो अल्फा A और अल्फा B की जगह हम लोग 4 और 3 लिख दें, डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि रेशियो है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको लिख दिया 4, इसको इंटू इसको कर दिया 3
इंटू दिस थिंग। तो इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 200 T माइनस 30, यानी कि T इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 230 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसको जब सॉल्व करिएगा तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी वो हो जाएगा 230 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें यही आपको देखना था कि जो डेल्टा एल है वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल लेंथ एल नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। दोनों का इनिशियल लेंथ भी सेम है, दोनों का फाइनल लेंथ भी सेम है, यानी कि डेल्टा एल सेम हो गया, डेल्टा एल सेम हो गया, एल नॉट सेम है, तो ऑब्वियसली अल्फा इंटू डेल्टा टी दोनों का सेम होगा।